ओके। नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत धन्यवाद चंडीगढ़ शहर का, चंडीगढ़ के प्रेस और मीडिया साथियों का और इस गुरुद्वारा साहब का जहां पर हम ये कर रहे हैं। तो हम लगभग 150 लोग ले से 1 सितंबर को चले थे पद यात्रा पर और कल हम रात को शाम को चंडीगढ़ पहुँचे। और ये हमारे यात्रा लद्दाख में जो पिछले कुछ सालों से लद्दाख के संस्कृति का, लद्दाख के प्रकृति का, जल जंगल ज़मीन का संरक्षण की बातें चल रही थी और लोकतंत्र की बहाली की बातें चल रही थी। इन्हीं मुद्दों को लेके हम चले हैं। इस यात्रा का संयोजन एपेक्स बॉडी लेह की जो एक संस्था है जो अगुवाई कर रही है वो कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ सदस्य भी हैं एपेक्स बॉडी के यहाँ पर और मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट के नाते इस संघर्ष का सहयोग दे रहा हूँ। तो जैसा बताया कि हम बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर चलते हुए हमारे शीर्ष नेता जो दिल्ली में हैं उन्हें ये विनती करना चाहते हैं कि जो लद्दाख के संरक्षण और लोकतंत्र की बहाली के मुद्दे हैं जिन पर कई सालों से बातें चली हैं, वार्ताएं चली हैं, अभी रुक से गए चुनाव के समय पर, तो उसको दोबारा किया जाए और एक अच्छा समाधान निकाला जाए, इसके लिए हम चले हैं। और 2 अक्टूबर को हम दिल्ली पहुंचेंगे राजघाट पर बापू के जन्मदिन पर और फिर हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले उन दिनों में हम भारत के शीर्ष नेताओं से, जिनमें राष्ट्रपति महोदय हैं, प्रधानमंत्री महोदय हैं, गृह मंत्री महोदय हैं और जो विपक्ष के नेतागण हैं, उन सब से मिल के लद्दाख और सिर्फ लद्दाख ही नहीं पूरे हिमालय के साथ जो प्राकृतिक असंतुलन आ रही है, जिसमें विकास के नीतियाँ स्थायी विकास के साथ संतुलन में नहीं हैं, जहाँ पर विकास के नाम पर ऐसे बहुत काम हो रहे हैं जिससे स्थानीय लोगों को तो परेशानियाँ हैं ही, आने वाले सालों में सरकार को भी बहुत कीमत चुकानी पड़ सकती है इनको मरम्मत करने में भी, रिपेयर करने में भी। आप सुन रहे होंगे किस तरह से कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं बांधें टूट रही हैं, बिजली घर फूट रहे हैं, मगर फिर भी हम ऐसे ही और बहुत से प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं। वो चाहे लद्दाख में बहुत बड़े स्तर पर सोलर परियोजना हो जिससे कि चरवाहे विस्थापित हो रहे हैं, या फिर हिमाचल में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हुए जिससे बहुत सारी घाटियाँ, नदियाँ डूब रही हैं या डूबेंगी। वैसे ही सीमेंट प्रोजेक्ट्स, 4 लेन रोड, नदी नालों में खनन, इन सब से हिमालय बहुत ही अभी क्या कहेंगे हम, घाव में है, इंजर्ड है। तो इन सब के लिए हम सोच समझ के ऐसे नीतियां अपनाएं जो कि सरकार जहां जो लागू कर सके। जैसे लद्दाख में 6वां शेड्यूल पहले से ही है जिस पर आश्वासन और वचन भी दिए गए, तो वहाँ वो लागू आसानी से किया जा सकता है। वैसे ही हिमाचल में जो हैं उन पर सख्ती से नियम कानून लागू हो ताकि हिमालय को हम बचा सके, नहीं हो तो नए बनाए जाएं। और इन सब में स्थानीय लोगों को सशक्त करना बहुत ज़रूरी है, उनकी सहभागिता बढ़ानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही स्थानीय लोग हैं जो हज़ारों सालों से प्रकृति के साथ संतुलन में रहे हैं, चाहे हिमाचल में हो, उत्तराखंड में हो, सिक्किम, अरुणाचल में हो या फिर लद्दाख में हो। और यही लोग आने वाले सैकड़ों हज़ारों साल रहने वाले हैं। तो जो रहने वाले हैं, जिनका इसमें स्टेक है, भागीदारी होनी चाहिए उनकी, क्योंकि अफसर आएं और जाएं, उनको उतना फर्क नहीं पड़ता है आगे क्या होता है यहाँ की धरती के साथ। वैसे ही कंपनियां अपने फायदे लेके चले जाएंगे, एक तरह का यूज एंड थ्रो करके। यहाँ के लोगों को भुगतना होगा उन गलतियों का खामियाजा, और सरकार को और उसमें भी भारतीय करदाताओं को
भुगतना होगा इन गलतियों के मरम्मत का पैसा। आप देख सकते हैं सिक्किम में जो बाढ़ आई, जिसमें बहुत बड़े बिजली घर या फिर बांधे टूट गई, तो 14,000 करोड़ का अब घाटा होगा, तो वो कौन भरपाई करेगा? टैक्स पेयर्स। तो ये मॉडल कुछ अच्छा नहीं है जिसमें कंपनियां फ़ायदा लेके चले जाएं और करदाताओं को उनका मरम्मत करने पड़े और फिर स्थानीय लोगों को भुगतना पड़े उनकी जो वादियाँ बिखर रही हैं। तो ऐसे में हम ये विनती करना चाहते हैं सरकार से भी और लोगों से भी कि हम अपने नीतियाँ ऐसे बनाएं कि ये आज और कल में ख़त्म ना हो, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रहे। और लोग जो शहरों में रहते हैं उनसे विनती करना चाहते हैं कि वो अपने जीवन शैली बदलें ताकि उनको इतनी बिजली ज़रूरत ना हो, या ज़रूरत तो जो भी हो उससे हमें समस्या नहीं है। जो ज़ाया करते हैं हम, जो हम एसी चलाते हैं, एक ज़रूरत हो तो 3-3, और वो भी इतना कि हम तपते धूप जब गर्मियों की होती है 45 डिग्री अंदर रज़ाई पहन के एसी चलाते हैं। तो हम जागृत करना चाहते हैं लोगों को कि आपके इन एसीज और बिजली जो रात को भी जलाए रखते हैं, जो ज़ाया करते हैं, उसके वजह से हिमालय डूब रहा है, टूट रहे हैं। तो वो अपना जीवन शैली सीमित रखें ताकि और जगह बिखर न जाएं। बाकी ये तो पूरे हिमालय के लिए, लद्दाख के लिए हम जो एपेक्स बॉडी ने 4 बिंदुओं पर सरकार से मांग की, उन सब पर हम रोशनी डालना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करके इस सीमावर्ती संवेदनशील इलाके में शांति आए। तो आपके सवाल हो तो ज़रूर। सोनम जी, आप पिछले काफ़ी समय से इसको लेकर संघर्ष कर रहे हैं। आपकी जो डिमांड्स है वो भी प्रथम दृष्टया वो जेन्युइन लगती है, तो क्या कारण है कि सरकार को सुनाई नहीं दे रही है, वो सरकार सुनना ही नहीं चाहती? यही हम पूछने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कई साल बीत गए, वरना वैसे तो ऊपर तक नहीं पहुंच पाती हैं बातें, तो ऐसा भी हो सकता है। मगर अभी वार्तालाप, बातचीत हो रही थी, उनमें रुकावट आई, तो यही हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि लद्दाख जैसे संवेदनशील इलाके में आप अगर लोकतंत्र बहाल नहीं करें, वहाँ कोई ऐसा मंच नहीं है, असेंबली नहीं है, या 6वें शेड्यूल की तरह ज़िलों पे स्वायत्त परिषद नहीं है जिनमें चुने हुए प्रतिनिधि आए। दूसरी तरफ युवा बेरोजगार है, 5 साल से कोई नियुक्तियां नहीं हुई। मेरे युवा आपको बताएंगे कि युवा उनका क्या हाल है। तो एक तरफ युवा बेरोजगार हो, दूसरी तरफ जनता को कोई बोलने का मंच ना हो, तो ये बहुत संगीन हो सकता है किसी भी जगह, और ख़ासकर सीमा के इलाकों में। तो यही सब हम बताने और पूछने जा रहे हैं कि क्यों आखिर इतना समय लग रहा है। मैं आप लोगों से भी कहूँगा, आप भी सरकार से पत्रकार के रूप में पूछ सकते हैं, जब आश्वासन दिया गया लद्दाख को, वचन दिए गए, तो फिर देरी क्यों है? तो ये हमें भी नहीं मालूम, इसीलिए हम जा रहे हैं। सर, सरकार जब बात करती है हिमाचल क्षेत्र में निर्माण की, तो कहती है कि चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा तैयार कर लिया है, और जबकि हम उस तरीके से बहुत पीछे हैं। तो देश की सुरक्षा की दृष्टि से जो है, आप उसको कैसे देखते हैं, और बॉर्डर पे क्या हालात है? जी जी, सुरक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने कभी कोई आपत्ति नहीं जताई है, बल्कि हम तो चाहते हैं कि बराबर हो, बेहतर हो। हमारे जो दुश्मन हैं बराबर से भी बेहतर हो। सुरक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई वो नहीं होनी चाहिए ऊपर नीचे। मगर इसके नाम पे अगर आप किसी को भी कुछ भी घाटियाँ, वादियाँ, चरागाहें बेच दें, और फिर सुरक्षा के आड़ में कंपनियां शोषण करें, दोहन करें हिमालय का, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। सुरक्षा को सुरक्षा की तरह देखा जाए, वो बहुत ज़रूरी है देश की सुरक्षा। मगर हम असुरक्षा सिर्फ सीमा पर सिपाहियों से नहीं होती है। असुरक्षा हम ही अगर वहाँ पर खेल लें पहाड़ों के साथ, जंगली जो जानवर हैं उनके जीवन के साथ, तो देश का उतना ही नुकसान होगा जितना कोई दुश्मन देश कर सके। तो हम जो खुद
दुश्मनी कर रहे हैं अपने पहाड़ों के साथ, उसको रोकने की बात कर रहे हैं। अच्छा सर, कौन सी बड़ी कंपनी है जो इस वक्त वहाँ पे प्रोजेक्ट लगाई, जैसे आपने सोलर की बात की या अभी किन कंपनियों को ये प्रोजेक्ट्स गए, इसका मुझे ऑफिशियल वो नहीं है, मगर वहाँ पर अभी काम शुरू हो चुका है। पावर लाइंस पे शुरू हुआ है काम, और 13,000 मेगावाट की बात है। आप समझ रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी सोलर प्रोजेक्ट होगी लद्दाख में जो होगी, उसके लिए सैकड़ों किलोमीटर स्क्वायर जाएंगे, जहाँ पर हजारों सालों से चरवाहे रहते आए हैं। तो कंपनियों के नाम फर्क नहीं पड़ता है, आपका गला किस लेवल की छुरे से काटा जाता है। सौरभ सर, पहले आपने 21 दिन का जो है उपवास लेह में रखा, और उसके बाद आज 27वां दिन है इस यात्रा का, तो अभी तक का मतलब कोई रिस्पांस जो है भारत सरकार की तरफ से आया है? वो तो हम दिल्ली में ही देखेंगे। ऐसा कोई उनकी तरफ से प्रोएक्टिव रिस्पांस नहीं आया है। हमने उनसे विनती की है कि हम बातचीत करना चाहते हैं। ये जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग 80 साल के कई हैं हमारे साथ, 80 से भी ऊपर के, महिलाएं हैं, वे तो भूतपूर्व सैनिक हैं, कोई 2 दर्जन। तो ये सब देश के नागरिक हैं जिन्होंने देश की रक्षा की है इन 60-70 सालों से। वो अब हिमालय की रक्षा की मांग करें।